नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज डिस्कस करेंगे। वो है मित्रों अनुच्छेद 12 अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जो कि एक तरीके से हम देखें कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के मामले में हमको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की, यानी आर्टिकल 12 की, अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में केवल क्या है, राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषाओं में देखो, यहाँ पर एक तरीके से हम भारत सरकार में संसद के अंतर्गत, ठीक है, जैसे केंद्र सरकार में विधायिका जिसे हम कहते हैं, और जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों की सरकारों में अगर हम बात करें तो विधानमंडल, और इन सभी के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी जो भी हैं, अदर अथॉरिटीज या फिर लोकल अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो इन सब को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इन सब को रखते हैं हम मित्रों राज्य के अंतर्गत। तो आपको तो इतना सा याद रखना है मित्रों कि अनुच्छेद 12 केवल और केवल किसके बारे में बताता है, हमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। ठीक है, और राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, सभी राज्यों की सरकार, विधानमंडल और जो भी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी जो भी हैं, उन सबको राज्य के अंतर्गत रखा गया। अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपके लिए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्लोज 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक प्रावधान है कि भारत का संविधान जब से लागू हुआ तो उससे पहले जो भी विधियां बनाई गई, जो भी कानून बनाए गए, ठीक है, अगर वो मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो उल्लंघन की सीमा तक क्या होंगे, शून्य होंगे। कहने का मतलब ऐसे कोई भी विधि जो क्या करती हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, जो भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व का हो, तो ऐसी स्थिति में उन विधियों को लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि वो विधि उल्लंघन की सीमा तक क्या होगी, शून्य होगी। देख लीजिए अनुच्छेद 13 क्लोज 1, भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व। भारत का संविधान आप सब जानते हैं कि लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो उससे पहले भारत के अंतर्गत देखिए बात करें तो ब्रिटिश राज व्यवस्था यानी कि ब्रिटेन का शासन था, उन्हीं के कुछ नियम और कानून चलते थे। जैसे हम बात कर सकते हैं 1935 का जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत शासन व्यवस्था का संचालन होता था। तो जो संविधान भारत का लागू हुआ उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई भी विधि भारतीय संविधान में उल्लिखित अगर जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन करती है, तो ऐसी विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, यानी कि ऐसी विधि को लागू नहीं किया जा सकता। याद रख लेना। दूसरी हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 क्लोज 2 की। तो यहाँ पर स्पष्ट क्या कहा गया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। राज्य की बात कर रहे हैं, भारत राज्य की, भारत सरकार की, ठीक है, और भारत सरकार के अंतर्गत कानून बनाने का या विधि बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे या फिर समाप्त करे। यदि राज्य ऐसा करता है और जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक क्या होगी, शून्य होगी। तो ये याद रख लेना। आर्टिकल 13 क्लोज 2 में ये कहा गया है कि राज्य कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन या मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो। अगर राज्य के द्वारा ऐसा किया जाता है, ऐसी विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकारों को हनन करती है, मौलिक अधिकारों को समाप्त करती है, तो मौलिक अधिकारों से असंगति की सीमा तक वो विधि क्या होंगी, शून्य होंगी, उनको लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 13 क्लोज 3, इसके अंतर्गत विधि क्या होती है, ठीक है, विधि किसे कहा जा सकता है, तो उसको परिभाषित किया गया है। तो विधि के अंतर्गत हम देखो किसको शामिल कर सकते हैं, सभी प्रकार के अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के अगर अंतर्गत देखें तो भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है 1, 2, 3 के तहत। तो वो भी एक तरीके से क्या है, एक विधि के अंतर्गत उसको रखा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा कोई पारित आदेश, निर्देश या फिर कोई अधिसूचनाएं, ठीक है, तो उनको भी हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, विधि के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। या फिर पहले से चली आ रही कोई रूढ़ियां या प्रथाएं जो कि एक तरीके से समाज में मान्य है और जहां तक देखा जाए तो उसे एक तरीके से शासन व्यवस्था के द्वारा भी
क्या दी गई है, मान्यता दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी क्या माना जाएगा, विधि माना जाएगा। कहने का मतलब जो विधि का बल रखती हो उन सभी को किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, विधि के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 13 क्लोज 3 किसको परिभाषित करता है, विधि को परिभाषित करता है, याद रख लेना। अनुच्छेद 13 क्लोज 4 देखिए, इसको भारतीय संविधान में अमेंडमेंट 24 1971 के द्वारा शामिल किया गया था, यानी कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो भी प्रावधान है वो एक तरीके से अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा जो भी संशोधन किए गए हैं उसको विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अनुच्छेद 13 क्लोज 4 एक बार फिर देख लो क्या लिखा है, अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होती है। और इसे जोड़ा गया 24 अमेंडमेंट 1971 के तहत। आगे देखते हैं। अब एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया वो है गोलकनाथ वाद। कौन सा वाद है, गोलकनाथ वाद। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है गोलकनाथ वाद 1967। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिए पारित की गई विधियों का पुनः क्या कर सकता है, अवलोकन कर सकता है। कहने का मतलब न्यायपालिका को किसी भी विधि के संबंध में, किसी भी कानून के संबंध में उसका पुनः अवलोकन, पुनः निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन करके किसी प्रकार की विधि ही क्यों ना हो। अगर वो विधि किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों को हनन करती है, मौलिक अधिकारों को कम करती है, समाप्त करती है, अगर ऐसा पाया जाता है तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत हमारे देश की न्यायपालिका ऐसे कानूनों को असंवैधानिक करार दे सकती है, यानी कि उसे समाप्त भी कर सकती है। तो यही लिखा है, देख लो। गोलकनाथ वाद 1967 के मामले में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिए पारित की गई विधियों का पुनः क्या कर सकता है, अवलोकन कर सकता है। और अगर यदि ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि संशोधन मूल अधिकारों के क्या है, विरुद्ध है, खिलाफ है, तो उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और अब इसके आगे हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है अथवा नहीं है। इसके लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे। मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।